नमस्कार। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वो कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, क्योंकि ये लोगों को बहुत वाइड अधिकार प्रदान करता है। मूल रूप से हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, इसे हमारे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और ऐसा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। और वर्तमान समय में संपत्ति का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत, अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। तो आप लोगों के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है जानना कि जो हमारा मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उस समय हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। और जिस मौलिक अधिकार को हटाया गया है वो है संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है अनुच्छेद 12 में। और 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये मानता है कि ऐसा कोई कानून विधायिका बना देती है, संसद पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देती है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत उस कानून को असंवैधानिक या इनवैलिड घोषित कर सकती है। और ऐसा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को पावर नहीं है, इसके अलावा उच्च न्यायालय को भी आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत कानून को असंवैधानिक घोषित करने की पावर है। यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 226 एक ऐसा अनुच्छेद है जहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा वाइड पावर्स रखता है, उसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। तो ये तो अनुच्छेद 12 और 13 की बात है। अब आइए स्पेसिफिकली बात करते हैं कि हमारे पास जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान में हमें समानता का अधिकार दिया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। इसके बाद हम लोगों को भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। ये हमारा चौथा मौलिक अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है, जो कि हमारा 5वां मौलिक अधिकार है। हमारा छठा और अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि हमें अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है। तो चलिए एक एक कर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों के पास अब ये जानकारी है कि भारतीय संविधान में हमें वर्तमान समय में ये 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान हमें ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान कर रहा है, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हैं। हमें भारतीय संविधान से जो सबसे पहला मौलिक अधिकार प्राप्त है वो है समानता का मौलिक अधिकार। समानता के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता
और कानून का समान संरक्षण लोगों को प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ दो अलग अलग बातें की गई हैं। एक बात की गई है कानून के समक्ष समानता की, ये टर्म हम लोगों ने ब्रिटेन से लिए, और जबकि कानून का समान संरक्षण, इस टर्म को हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो लागू कानून होगा वो कानून सबके लिए एक समान होगा और कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 14 कहता है। तो ये हमारा समानता के अधिकार के अंदर पहला अधिकार है, जो ये साफ कहता है कि हमारे यहाँ सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता प्राप्त होगी और कानून सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग, समुदाय या अन्य किसी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 14 समाज में लोगों को, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि अनुच्छेद जो 15 है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद जो 15 है वो किसी अपवाद से बच गया है या एब्सोल्यूट है, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या हैं? देखें, समाज में जाति, धर्म, भाषा, वर्ण या लिंग या समुदाय या अन्य किसी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हम महिलाओं की या बच्चों की बात करें तो राज्य इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकता है या ऐसी व्यवस्था कर सकता है जिसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां या शैक्षिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ वर्ग है तो उनके विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष कोई नियम बना सकता है। जैसे शैक्षिक संस्थानों में ऐसे लोगों के लिए कुछ शुल्क में छूट दे दे, कुछ शुल्क में छूट अगर प्रदान करता है तो वो समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं होगा। तो ये समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। तीसरा जो हमें समानता का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त है, जिसमें अवसर की समानता दी गई है। अवसर की समानता क्या है? देखें, राज्य के द्वारा जो सरकारी नौकरियां हैं उन सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों के पास समान अवसर होंगे, उनके साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 16 कहता है और अवसर की समानता को स्थापित करता है। लेकिन अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता दी गई है वो भी अपवादों से घिरी हुई है, एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ कुछ रोक लगाई गई हैं। जैसे हम लोगों को ये पता है कि हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC, ST और OBCs के अलावा EWS कैटेगरी के कुछ लोगों के लिए सरकारी नौकरी में कुछ आरक्षण दिया जाता है। वो आरक्षण इस अपवाद के तहत ही दिया जाता है। तो राज्य नियुक्तियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ऐसा अपवाद अनुच्छेद 16 के लिए काम करता है। तो जो रिजर्वेशन है वो अनुच्छेद 16 के तहत ही एक अपवाद का काम करता है। ये हमारा तीसरा समानता का अधिकार था। चौथा जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 17 के द्वारा दिया गया है, जो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में आज़ादी के समय छुआछूत या अस्पृश्यता को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, अब उसका अंत कर दिया गया है। कोई भी
छुआछूत को नहीं मानेगा, अस्पृश्यता को नहीं मानेगा और ना ही इस तरह का कोई व्यवहार करेगा जिससे छुआछूत या अस्पृश्यता को बढ़ावा मिलता हो। इसके अलावा हमारा जो समानता का अंतिम अधिकार हमें प्राप्त है, वो हमारा अंतिम अधिकार अनुच्छेद 18 में प्राप्त है, जो ये कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अनुच्छेद 18 के तहत सिर्फ सेना और शिक्षा संबंधी जो उपाधियां हैं उन्हें छोड़कर कोई अन्य उपाधि जो है राज्य अलाउ नहीं करेगा, सभी उपाधियों को खत्म कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आज़ादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा कुछ लोगों को, कुछ विशेष व्यक्तियों को एक विशेष उपाधि दे दी जाती थी, जैसे किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी, तो समाज में वो उस उपाधि का प्रयोग अपने सम्मान के लिए, अपने मान के लिए, अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए प्रयोग करते थे। तो ऐसी सभी उपाधियों का अनुच्छेद 18 के तहत अंत कर दिया गया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेना की तरफ से उपाधि मिलती हैं या सरकार की तरफ से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे अवार्ड मिलते हैं, उन्हें व्यक्ति ले सकता है। और शिक्षा संबंधी जो उपाधियां हैं जो आपने शैक्षिक रूप से अर्जित की हैं, तो ऐसी अर्जित उपाधियों को आप अपने पास रख सकते हैं। इन उपाधियों को अपने पास रखना समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है। तो ये कुल मिलाकर अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के तहत हम लोगों को, हम भारतीयों को समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन देखें, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जानने की ज़रूरत ये है कि ये जो 5 समानता का अधिकार हम लोगों को दिया गया है, इसमें से सिर्फ अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 ये जो समानता है, यानी जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग या अन्य किसी आधार पर जो भेदभाव वर्जित किया गया है, और अवसर की जो समानता है, ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसकी समानता सिर्फ हम भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो ये हमारा समानता का अधिकार था।